हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि भारत और यूरोपियन यूनियन यानी कि EU के बीच में आज एक मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। मैं आज इस पर आप लोगों की एक मोटी एक कुछ खास बातें मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कि इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल 26 जनवरी को हमारे यहाँ यूरोपीय यूनियन के दो बड़े अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े हुए थे और आज उनके साथ ये डील फाइनल हो गई। लेकिन दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, यह डील केवल एक दिन या 2 दिन या 10 दिन या 1 महीने 2 महीने पुरानी डील नहीं है, ना 2 दिन में हुई है, बल्कि इस डील को लगभग 2007 से, ध्यान रखिएगा, ये 2007 से इस डील पर चर्चा होना शुरू हुई थी और 2026 में यह कंप्लीट हुई है। यानी कि लगभग 20 साल का लंबा समय लगा है इस डील को फाइनलाइज करने में। आज इसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस डील में क्या क्या चीजें हैं, उसके क्या क्या प्रावधान है, इसके लिए भारत को इसके क्या लाभ मिल सकते हैं, भारत के लिए क्या चुनौतियां होंगी और किन तरीके से इसको शुरू किया गया। इस पर चर्चा करते एक एक करके। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि यह जो डील है, जो कि 26 जनवरी को लगभग बातचीत हुई और 27 को आज यानी कि इसको फाइनलाइज कर दिया गया। इसमें देखिए, सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि 2007 में इसको लेकर के चर्चा शुरू हुई थी और 2013 तक लगातार बातचीत होती रही और बीच में जाकर के ये ठप भी हो गई, ठीक, क्योंकि कई सारी असहमति हो गई, सारी चीजें हुई और 2014 से लेकर 21 तक इस पर फिर कोई चर्चा नहीं बढ़ी। लगभग ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये जो डील है ये अब नहीं होगी शायद। लेकिन 2022 में फिर एक नया परिवर्तन हुआ, एक नई चीज आई, एक नया जोश उत्पन्न हुआ और उसके बाद इस पर चर्चा होना फिर से शुरू हुआ और 2026 में इसको फाइनल कर लिया गया। ठीक है ना। अब बात आती है कि आखिर ये सब डील क्यों हुई, भारत के लिए लाभ या हानि तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज समझिएगा, सबसे बड़ी चीज थी यूरोपीय यूनियन को लेकर के कि यूरोपीय यूनियन की एक बड़ी समस्या आ गई थी अमेरिका के साथ। तो देखिए, आप अच्छे से जानते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक सैद्धांतिक मतभेद और सहयोग भी है नाटो के संदर्भ में। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी रूस और यूक्रेन को युद्ध को लेकर के। तो ऐसी कंडीशन में यूरोपीय यूनियन एक चीज चाहता था कि चीन पर निर्भरता ना रहे और इस रूस और जो यूक्रेन है, इसके बीच का जो युद्ध की समस्या चल रही है उसको लेकर के भी परेशानी ना हो। इसलिए वो भारत जैसे एक उभरते हुए बड़े बाजार की तरफ वो फिर से देखना चाहता था कि अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना चाहता है, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी चाहता है। ठीक है भाई। और दूसरी तरफ भारत भी है, भारत भी चाहता है कि वो किसी एक देश पर, किसी एक व्यवस्था पर डिपेंड ना रहे। उसने भारत की जो नीति है China+1 की नीति के लिए उसके एक अच्छा अवसर दिखाई दिया। China+1 यानी कि चीन तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ही है, अब वो यूरोपीय यूनियन को सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनाना चाहता है और भारत चाहता है कि भारत का जो निर्यात है, भारत की जो ग्रोथ है, दोनों के बीच में एक संतुलन बने, यानी कि एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ, एक्सपोर्ट के माध्यम से अपनी ग्रोथ को हम बनाए रख सकें। और वर्तमान में आप देख रहे हो कि लगातार जो ट्रंप की जो नीति है अमेरिका की, टैरिफ वार जो चल रहा है, उसके संदर्भ में हमें अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक डाइवर्सिफाइड मार्केट तो हमको चाहिए ही चाहिए। इसलिए भी ये सारी चीजें हुई और इसी वजह से ये सारी कंसेप्ट आपके बने। लेकिन बात यह आती है कि दोनों देश, दोनों पक्ष इस चीज के लिए एग्री तो हो गए, लेकिन बात आती है कि क्या इसके लाभ ही हैं, इसकी कोई चुनौती नहीं है। देखिए, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इससे भारत में हमारा क्या लाभ होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, स्पेशली टेक्सटाइल हुआ, फार्मा हुआ, इंजीनियरिंग के सामान है और आराम से यूरोपीय बाजार तक पहुंचेंगे। ठीक, विदेशी निवेश बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में FDI के नए अवसर आएंगे और ग्लोबल जो स्ट्रेटजिक हमारी जो पार्टनरशिप है, ग्लोबल लेवल पर हमारी जो मौजूदगी है वो भी बढ़ेगी, इसका लाभ मिलेगा क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बढ़ेगी और भारत की भूमिका इस मामले में मजबूत होगी। ये तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। MSME के लिए एक अच्छा बाजार मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन चुनौतियां भी हैं, विशेषकर कृषि और डेयरी के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है भारतीय किसानों के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा वाला बन जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र को हम सब्सिडी देते हैं।
और ऐसी कंडीशन में जब यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत हो रही है, सारी चीजें ट्रेड डील होगी, तो हमारी कहीं ना कहीं सब्सिडी वाला जो मुद्दा है इसमें विवाद खड़ा हो सकता है और वो एक चिंता का विषय बनेगा। हो सकता है हमें कि सब्सिडी छोड़नी पड़ जाए या कोई बात हो। दूसरा, पर्यावरण के मुद्दों को लेकर के कि यूरोपीय यूनियन ने साफ साफ कहा है कि उससे पर्यावरण प्रभावित करने वाले ऐसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ऐसे में एक कंसेप्ट आता है CBAM, कार्बन टैक्स जैसी चीजें, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये जो कंसेप्ट है बोले कि इसके नियमों का पालन करना होगा। इसका मतलब हो गया कि हमारे अपने उत्पादों पर कार्बन के, पर्यावरण के मुद्दों को थोड़ा सा कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। ऐसे में हमारी लागत बढ़ सकती है, ठीक है ना, लागत बढ़ने की संभावना होगी भारतीय कंपनियों पर, क्योंकि पर्यावरण के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और छोटे उद्योगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से कड़े श्रम और पर्यावरण मानक लागू करने पड़ेंगे। नीतिगत स्वायत्तता कहीं ना कहीं हमारी डिमोरलाइज होगी। MSME के लिए भी थोड़ी चुनौती खुलेंगी। एक तरफ बाजार भी खुलेंगे, लेकिन कड़े मानक और पर्यावरण, श्रम के और पर्यावरण के मुद्दे भी लागू होंगे, तो ये एक समस्या भी होगी। तो इस तरीके से हमें इस चीज को समझना होगा, लेकिन मौका है हमारे पास। हमें दोनों चीजों को संतुलन करते हुए लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इससे बहुत बड़ा कंसेप्ट, हमको फायदा जो मिलने वाला है दोस्तों, वो फायदा ये है कि हमें इसके माध्यम से एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता। हमें अपने पारंपरिक भागीदारों के साथ साथ अपने भागीदारों में विविधता लानी पड़ेगी। केवल उन्हीं पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें बाजार को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और दूसरा, अब हम एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय विश्व की तरफ नहीं, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था कि हम किसी ध्रुव को नहीं मानते, हम तो बस गुटनिरपेक्षता की नीति को मानते हैं। और भारत हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड के कंसेप्ट को मानता रहा है। इसीलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को इस समझौते से एक फायदा मिलेगा कि दो ध्रुवीय व्यवस्था से हम अलग अलग ध्रुवों की कंसेप्ट को बना सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, सारी चीजें इनको आपको समझना चाहिए। इसका मतलब है कि यह जो समझौता है मात्र आर्थिक समझौता नहीं है, भू राजनीतिक निहितार्थों वाला एक ऐतिहासिक कदम है। और यह चुनौतियों से रहित भी नहीं है, इसमें चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन भारत के लिए एक नया अध्याय है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है और इसको समझना पड़ेगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।